हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत में मताधिकार को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और इसके बारे में कौन-कौन से कंडीशंस हैं, इन सभी के बारे में हम एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मतदान के बारे में। यह एक संवैधानिक अधिकार है और आर्टिकल 326 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। अब यहाँ पर बड़ी बात ये हो जाती है कि वयस्क मताधिकार के अंतर्गत क्या कुछ उम्र सीमा निर्धारित की गई है, तो यह उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष की है और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार 21 वर्ष से यह उम्र सीमा घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। सामान्य मतदाता की बात करें तो भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, वह सामान्य मतदाता के तौर पर मतदान कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। आप सभी जानते होंगे कि यदि आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं या कोई भी परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए एक ऐज की एलिजिबिलिटी होती है कि कम से कम इस तारीख को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए और कुछ वैसी ही स्थिति वोटिंग के संदर्भ में भी देखी जाती है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन के वर्ष की जो भी एलिजिबिलिटी डेट है, अर्थात 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उसी के हिसाब से वह व्यक्ति मताधिकार का अधिकारी बन जाता है। इसके अलावा उस निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके किसी भी हिस्से या मतदान क्षेत्र के निवासी हों और साथ ही आपका नाम मतदाता सूची के अंतर्गत दाखिल हो। इसके अलावा निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए आपकी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। साथ ही केवल सामान्य स्थान और एक ही स्थान पर मतदाता सूची में नाम हो, ना कि एक से ज्यादा स्थान पर मतदाता सूची में नाम हो। यदि ऐसा होगा तो उसे अवैध माना जाता है। इसके अलावा पासपोर्ट में दिए पते पर प्रवासी भारतीय को सामान्य रूप से निवासी माना जाता है। सामान्य रूप से निवासी के तौर पर यहाँ पर उनके पासपोर्ट को ही एड्रेस के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में उल्लिखित निवास स्थान है जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया। वह केवल व्यक्तिगत तौर पर मतदान कर सकता है और उसे पहचान के लिए मतदान केंद्र पर अपने मूल पासपोर्ट को दिखाना पड़ता है। जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनके घर के पते पर सामान्य निवासी माना जाता है और इसी के आधार पर वो मतदान कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग मतदान नहीं कर सकते, तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि वे नागरिक जिन्हें कानून के द्वारा यह घोषित किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं, कोई भी ऐसा गलत काम किए हैं जो कि कानून के हिसाब से अपराध है, जुर्म है, तो वे मताधिकार नहीं अपना सकते हैं। इसके अलावा चुनाव से संबंधित किसी भी अवैध काम में यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो भी वो वोट देने में असमर्थ हो जाते हैं और उनके मतदाता के बनने के अधिकार को छीन लिया जाता है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसे भी मतदाता सूची में रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब बारी आती है वोट फ्रॉम होम नामक महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में, जो कि इस बार पहली बार भारत के आम चुनाव में इस्तेमाल में लाई जा रही है। सबसे पहली बार यदि हम देखें तो वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय में यह सुविधा अपनाई गई थी। उस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह सुविधा अपनाई गई थी। लेकिन इस वर्ष इसमें कुछ संशोधन करके 85 वर्ष के ज्यादा उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और ऐसे लोगों की संख्या 85 लाख है। इसके अलावा इस सुविधा के अंतर्गत निःशक्त जन मतदाता को भी शामिल किया जा रहा है जिनकी संख्या 88.4 लाख है। लेकिन इन निःशक्त जनों के लिए शर्त यह है कि 40% से ज्यादा की निःशक्तता होनी चाहिए। घर पर से मतदान करने के लिए उन्हें कुछ विकल्प की सुविधा भी दी जाएगी और इसके लिए फॉर्म 12D भरना होगा। जो भी निर्वाचन आयोग से संबंधित अधिकारी होंगे वे ये फॉर्म लेकर के उनके घर जाएंगे और देन फिर उनके विकल्प के हिसाब से उनसे वोट करवा सकते हैं। मतदान केंद्र पर जाकर यदि वो वोट देना चाहे तो व्हील चेयर और स्वयं सेवकों की सुविधा भी उनको मुहैया करवाई जाएगी और इन तमाम गतिविधियों के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा इस बार कोशिश की जा रही है कि भारी संख्या में लोग मतदान देने के लिए जाएं और यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने युवाओं को भी भारी संख्या में मतदान करने के लिए आह्वान दिया है कि वे भी मतदान में हिस्सा ले सकें। और इस तरीके से यह जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके माध्यम से मैंने आपको मतदान से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियां हैं बता दी हैं और निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, यदि आप जेएस के P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह जो बैच है
8 बजे सुबह से 20 मार्च से शुरू हो रहा है। जल्द से जल्द इस कोर्स का हिस्सा बनिए। यह कंप्लीट कोर्स जीएस के कंप्लीट सिलेबस को कवर करता है। निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक में। लेकिन चलते-चलते एक और बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिर इस टेलीग्राम आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई सवाल है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर पूछ सकते हैं। लेकिन आप सभी को एक सवाल मैं दिए जाता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। इसका उत्तर निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी सही उत्तर देंगे। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।